नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर भूगोल के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो एमए सेकेंड सेमेस्टर भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत का भौतिक भूगोल। ठीक है, तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हों, अगर आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी अर्थात भूगोल है, तो आपका वो वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम भारत का भौतिक भूगोल है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो ज़रूर चेक कर लीजिए, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 या पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं, आप यहाँ से सोच कर जाएंगे कि सर ने जो है पेपर नंबर 1 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है। अभी जो हमारे सामने प्रश्न पत्र आएगा उसको चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, बड़े अच्छे से करके आएंगे। मतलब चीरने फाड़ने का ये नहीं टुकड़ा टुकड़ा बना के उड़ा देंगे, मतलब बहुत अच्छे से करके आएंगे, सभी प्रश्नों को हल करके आएंगे। लेकिन 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 जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपके सामने प्रश्न पत्र आता है, आप प्रश्न पत्र को देखते हैं, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर मेरे बताए हुए एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? क्योंकि भैया सर बार बार बोल रहे थे कि सिलेबस जरूर चेक कर लीजिएगा, और आपने सिलेबस चेक नहीं किया। आपके वहाँ पर पेपर नंबर 1 का नाम भारत का भौतिक भूगोल था नहीं। अब जब आपके पेपर नंबर 1 का नाम भारत का भौतिक भूगोल होगा नहीं, तो क्वेश्चन यहाँ के कहाँ से देखने को मिलेंगे आपको? ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके। हम कुछ टॉप क्वेश्चंस के ऊपर जो है चर्चा करने वाले हैं, जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हमने एक वीडियो बना लिया था जिसमें लगभग 8 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। आज 9वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जितने हो सकते हैं उतना कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा है तो आप आराम से जाकर के उस चीज़ को देख लीजिए और उससे लाभान्वित होइए। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको कमेंट में बताना रहेगा कि सर इसका और पार्ट लेकर के आइए। अब आप अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर इसका पार्ट और लेकर के आना है, तो मैं लेकर के आऊँगा। नहीं बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी नहीं बोलने वाला हूँ कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए आपका बोलना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि अगला पार्ट चाहिए आपको कि नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारत की बदलती औद्योगिक संरचना से आप क्या समझते हैं? आपको यहाँ पर बताना है। बोल रहे हैं जो भारत की बदल रही औद्योगिक औद्योगिक संरचना जो बदल रही है, इससे आप क्या समझते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप इसका जवाब लिखेंगे कि अपने प्रारंभिक चरण में भारत में औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप व्यापारी वर्ग का विस्तार हुआ। मतलब कह रहे हैं भारत में जब प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग चरण जो था, पहला स्टेप जो था, उसमें क्या हुआ, औद्योगिकीकरण का परिणाम स्वरूप या परिणाम ये हुआ कि व्यापारी वर्ग का क्या हुआ, विस्तार हुआ। इसमें काफ़ी ज़्यादा व्यापारी लोग निकल के हमारे सामने आए, जो अपने अपने क्षेत्र में जो है अपना अपना पैर जमाना शुरू कर दिए। आगे लिखते हैं, इसका प्रभाव और अधिक जटिल हो गया और इसके आगे बढ़ने के साथ कई अन्य परिवर्तन हुए। मतलब बोल रहे हैं जो इसका प्रभाव था वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, जटिल। जटिल मीन्स कठिन होता है, उलझ सा गया, इस तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा कठिन हो गया और इसके आगे बढ़ने के साथ साथ कई अन्य परिवर्तन भी हुए। इसके मतलब बोल रहे हैं जो ये हुआ, इसके आगे बढ़ने के साथ साथ मतलब ये आगे तो बढ़ा, इसके साथ साथ आपको कई सारे परिवर्तन भी देखने को मिले। परिणाम स्वरूप भारत के शहरी क्षेत्रों में एक औद्योगिक वर्ग संरचना का निर्माण हुआ। मतलब कह रहे हैं कि इसका परिणाम यह हुआ, इसका रिजल्ट यह आया कि भारत के जो शहरी क्षेत्र थे उसमें एक औद्योगिक वर्ग की संरचना का क्या हुआ, निर्माण हुआ। जितने भी शहरी क्षेत्र थे, हर शहरी क्षेत्र में क्या हुआ, औद्योगिक वर्ग की जो संरचना थी उसका निर्माण हुआ। कुछ वर्ग ऐसे बने जो उद्योग से ही संबंधित थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे लिखना होगा आपको कि ये लोग कारखानों के मालिक थे। क्या थे? कारखाना जिसे फैक्ट्री हम कहते हैं, फैक्ट्रीज के क्या थे, मालिक थे, जिन्होंने बड़े पैमाने पर औद्योगिक जिसे उत्पादक कहते हैं कारखानों में सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया। मतलब बोल रहे हैं कि ये जो मालिक थे, बड़े बड़े कारखानों के मालिक थे, इन्होंने क्या किया, बड़े पैमाने पर औद्योगिक कारखानों में सैकड़ों मतलब 100 लोगों को, हजार हजार लोगों को क्या किया, उन्होंने रोजगार दिया, उन्हें कमाने का एक बेस दिया जिससे वो अपनी कमाई कर सके और अपना जीविकोपार्जन कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं भारत की बदलती औद्योगिक संरचना के बारे में। ठीक है, ये आपका 9 नंबर प्रश्न रहा। आप आई होप ये आपका 9 नंबर प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में परमाणु शक्ति के विकास की विवेचना कीजिए। भारत में जो परमाणु शक्ति का विकास हुआ है उसके बारे में आपको बताना है। तो आप लिखेंगे कि भारतीय विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा की एक निश्चित एवं निर्णायक भूमिका है। मतलब बोल रहे हैं जो भारत में विद्युत उत्पादन, जहाँ से बिजली बनाई जाती है,
लाइट जो आपके यहाँ आती है, तो जहाँ से लाइट बनाई जाती है अपूर्त के क्षेत्र में, मतलब उसको पूरा करने के क्षेत्र में जो परमाणु ऊर्जा है इसका एक निश्चित एवं निर्णायक भूमिका है। मतलब बोल रहे हैं जो परमाणु ऊर्जा है इसकी एक निश्चित भूमिका है और साथ ही साथ निर्णायक, मतलब जिसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार की इसकी भूमिका है किसकी? परमाणु ऊर्जा की। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कि भारत में परमाणु ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का श्रेय होमी जहांगीर भाभा को है। मतलब बोल रहे हैं कि जो भारत है इसमें परमाणु ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर प्राप्त करने का श्रेय जाता है। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता मतलब खुद के ऊपर डिपेंड होने का, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं। जब वो इसकी बात आती है तो इसका श्रेय किसको जाता है? होमी जहांगीर भाभा जी को जाता है। उन्हीं के कारण जो है परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। किसको? भारत को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आप लिखेंगे भारत में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? भारत में गुजरात में भी परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, कर्नाटक में भी परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, महाराष्ट्र में भी परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, तमिलनाडु में भी परमाणु ऊर्जा केंद्र और साथ ही साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। अक्टूबर 9 से 10 की स्थिति के अनुसार भारत के परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 2.4% है। जो भारत में जो परमाणु ऊर्जा का हिस्सा है वो कितना माना जाता है? 2.4% है। 1993 में गठित हुआ परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड भारत में परमाणु ऊर्जा के लिए नियामक संस्था है। मतलब बोल रहे हैं 1993 में गठित किया गया था परमाणु ऊर्जा विनियामक, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड एक गठित किया गया था जो भारत में परमाणु ऊर्जा के लिए क्या थी? एक नियामक संस्था थी। क्या थी? एक नियामक संस्था थी जो परमाणु ऊर्जा के बारे में ही अपना सब कुछ नॉलेज रखती थी, देख रेख रखती थी, सब कुछ उसके अंतर्गत ही हुआ करता था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि असम, जिसे ओसोम कहते थे पहले के समय में, खनिज तेल क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। असम में जो खनिज तेल क्षेत्र है उसके ऊपर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। तो आप लिखेंगे असम में भारत का सर्वाधिक खनिज तेल प्राप्त होता है। मतलब बोल रहे हैं कि बात करें भारत में तो भारत में असम से क्या होता है? सबसे ज़्यादा खनिज तेल प्राप्त होते हैं। यहाँ लगभग 1000 किलोमीटर लंबी 1000 किलोमीटर लंबी पेटी में खनिज तेल पाया जाता है। कितना? 1000 किलोमीटर लंबाई, जो ये लंबाई है वो कितनी है? 1000 किलोमीटर लंबाई की एक पेटी है, उसमें क्या होता है? यह तेल पाया जाता है, खनिज तेल पाया जाता है। ठीक है, आगे लिखते हैं यह पेटी इस राज्य की उत्तरी पूर्वी सीमा से आरंभ होकर के खासी तथा जयंतिया पहाड़ियों से होती हुई कछार जिले तक फैली हुई है। मतलब बोल रहे हैं कि जो ये पेटी है कहाँ से स्टार्ट होती है? वो असम राज्य की उत्तरी पूर्वी सीमा से स्टार्ट होती है, आरंभ होकर के खासी और जयंतिया नाम की जो पहाड़ियाँ हैं, खासी जयंतिया जो है क्या है? ये जनजातियाँ हैं और उन्हीं जनजातियों के नाम पर, चूंकि जिस पहाड़ियों में जो जनजातियाँ रहती हैं उन्हीं के नाम पे उन पहाड़ियों का नाम रख दिया गया है। तो जहाँ पर खासी जनजाति रहती है वहाँ की उस पहाड़ी का नाम खासी पहाड़ियाँ रख दिया गया है। जहाँ पे जयंतिया पहाड़ियाँ रहती हैं, जयंतिया जनजातियां रहती हैं, उस पहाड़ी का नाम जयंतिया रख दिया गया है। ठीक है, तो ये खासी और जयंतिया पहाड़ियों से होती हुई कछार जिले तक फैली हुई है। कहाँ तक गई है? कछार जिले तक गई हुई है। यहाँ के प्रमुख तेल क्षेत्र निम्नलिखित हैं। मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ ऐसे प्रमुख तेल क्षेत्र हैं जो निम्नलिखित हैं, यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला बताते हैं डिगबोई तेल क्षेत्र। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पर है? ऊपरी असम के उत्तरी लखीमपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? जब आप ऊपरी असम में जाते हैं तो उत्तरी जो लखीमपुर जिला पड़ता है वहाँ पर स्थित है आपका कौन सा? डिगबोई तेल क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आपका आता है वो आता है नाहर कटिया तेल क्षेत्र। बताते हैं या उत्तरी लखीमपुर जिले से डिगबोई से 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बूढ़ी दिहिंग नदी के दाहिने किनारे पर अवस्थित है। ठीक है, ये आपका कौन सा है? नाहर कटिया जो तेल क्षेत्र है ये उत्तरी लखीमपुर जिले से डिगबोई से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बूढ़ी दिहिंग
नदी के दाहिने किनारे पर क्या है, अवस्थित है, आपका नाहरकटिया तेल क्षेत्र है, ठीक है। तीसरा आपका आता है मोरन हुगरीजन, क्या मोरन हुगरीजन तेल क्षेत्र, ये आपका कहाँ से आता है, नाहरकटिया तेल क्षेत्र से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। कौन सा, आपका मोरन हुगरीजन, ठीक है। हुगरीजन ये आपका तेल क्षेत्र है। इन तीनों तेल क्षेत्रों का नाम आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है लगभग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखने को मिलते हैं। वहाँ पर लिख देगा टिप्पणी कीजिए या टिप्पणी लिखिए, उसके बाद कुछ आपको टॉपिक्स दे देगा, ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको दीर्घ उत्तरीय में देखने को मिलते हैं, हालांकि आपको यहीं पर देखने को मिल गए हैं। तो यहाँ पर टिप्पणी किस पर करनी है, पहले आप भाभर प्रदेश के ऊपर करेंगे, फिर तराई प्रदेश के ऊपर, फिर बांगर प्रदेश के ऊपर, खादर प्रदेश, उसके बाद भाभर प्रदेश, ये चार यहाँ पर दिए गए हैं। भाभर प्रदेश तो ये पहला हेडिंग पड़ गया है। तो भाभर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश, चारों प्रदेशों के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे भाबर प्रदेश, क्या डालेंगे, भाबर प्रदेश आप हेडिंग डालेंगे। इसमें आप लिखेंगे शिवालिक श्रेणियों के बाह्य ढालों पर नदियों द्वारा लाई गई कंकरीली बलुई मिट्टी, बोल रहे हैं कि क्या होती है, जो शिवालिक पहाड़ियां हैं उसके जो बाह्य ढाल हैं, मतलब बाहर की तरफ जो ढाल बनाए गए हैं, उस पर नदियों के द्वारा कुछ कंकरीली बलुई मिट्टी लेकर के, जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ कुछ लेकर के चलती हैं, तो वो कंकरीली बलुई मिट्टी क्या करके अपने साथ लेकर के चलती हैं, ठीक है। कौन लेकर के चलती हैं, नदियां लेकर के चलती हैं, निपेक्ष भाभर कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। और जहां पर वो कंकरीली ये मिट्टियां आती हैं उनको क्या कहा जाता है, भाभर कहा जाता है। शिवालिक को पार करते हुए अनेक छोटी जलधाराएं कंकड़ व बजरी युक्त धरातल में विलुप्त हो जाती हैं तथा पर्याप्त दूर तक वे भूमिगत जल की भांति प्रवाहित होती हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जैसे ही वे शिवालिक को पार करती हैं, वो अनेक छोटी छोटी जलधाराएं क्या होती हैं, कंकड़ और जो बजरी युक्त धरातल है उसके अंदर, उसी के नीचे क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, मतलब नीचे से बहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब आप देखते होंगे छोटे छोटे पत्थर रखे जाते हैं, मान लीजिए पत्थर रखे गए, अब पत्थर के बीच में आप देख पाएंगे ये गैप रहता है, जो गैप रहता है उसी गैप के अंदर से ये नदियां बहती हैं। तो ऊपर केवल पत्थर दिखाई पड़ते हैं और जल नहीं दिखाई पड़ता है, तो उसी के अंदर से क्या होती हैं, ये धरातल में विलुप्त होकर के थोड़ी दूर बहती हैं तथा पर्याप्त दूर तक वे भूमिगत जल की भांति प्रवाह करती हैं। मतलब कह रहे हैं कुछ ऐसी दूरियां होती हैं, पर्याप्त दूरी ऐसी होती है जहां पर क्या होती हैं, ये भूमि, ऐसा लगता है कि भूमि के अंदर क्या हो रही हैं, प्रवाह हो रही हैं, बह रही हैं। भाभर की यह पट्टी लगभग 8 किलोमीटर चौड़ी है। भाबर की यह पट्टी कितनी होती है, लगभग 8 किलोमीटर चौड़ी होती है, ठीक है। चलिए अब दूसरी जो हेडिंग आप डालेंगे वो डालेंगे तराई प्रदेश, क्या डालेंगे, तराई प्रदेश। इसमें आप लिखेंगे भाबर प्रदेश के आगे अदृश्य रूप से प्रवाहित जल धारा पुनः धरातल पर प्रकट होती है। मतलब बोल रहे हैं भाबर प्रदेश के बाद क्या हुआ था, वो जो जल था वो कंकर एवं बजरी युक्त धरातल में क्या हो गया था, विलुप्त हो गया था। कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर से बाहर दिखाई पड़ने लगा, फिर से वो बाहर आ गया, ठीक है। ढाल की कमी के कारण तत्र यत्र दलदली भूमि पाई जाती है। मतलब बोल रहे हैं वहाँ पे ढाल की कमी होती है तो पानी का ठहराव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा रुकता है, थोड़ा बहता है, थोड़ा रुकता है, थोड़ा बहता है। तो इस वजह से वहाँ पर क्या होती है, दलदली भूमि पाई जाती है। दलदली मतलब आप समझ रहे हैं ना, गीली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें ऊंची घास, सघन वन एवं वन्य जंतुओं की बाहुल्यता पाई जाती है। मतलब बोल रहे हैं उसमें ऊंची घासें आपको देखने को मिलेगी, सघन वन, सघन मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नज़दीक नज़दीक पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ बोलते हैं बहुत ज़्यादा जंतुओं की बहुलता पाई जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे वन्य जंतुएं भी रहते हैं। इस सघन वनों में कभी मच्छरों का अत्यधिक प्रकोप रहता था। मतलब बोल रहे हैं जो सघन वन था इसमें कभी ऐसा था कि मच्छरों का बहुत ज़्यादा क्या था, प्रकोप था। किंतु अब अधिकांश वनों को साफ करके फार्म बना दिए गए हैं। मतलब बोल रहे हैं काफ़ी क्या हुआ कि अब काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो गए हैं। अधिकांश जो वन थे वो क्या हुए हैं, सफाई उनकी की गई है और वहाँ पे फार्म बनवा दिए गए हैं। आगे लिखते हैं
फॉर्म बनवा दिए गए हैं। फिर आगे आपको लिखना है कि सूक्ष्म कंकड़ पत्थर, रेत व चिकनी मिट्टी तथा सिंचाई की सुविधा के कारण तराई प्रदेश में सामूहिक कृषि के सफल प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब बोल रहे हैं कि सूक्ष्म कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे जो है क्या होते हैं कंकड़ पत्थर, रेत व चिकनी मिट्टी एवं सिंचाई की सुविधा होने के कारण, चूंकि वहां पे क्या होता है पानी का ठहराव होता है, तो धीरे धीरे पानी क्या होता है इधर उधर फैलता भी है, तो उस पानी की सिंचाई की जो सुविधा होने के कारण तराई प्रदेशों में क्या हुई है, सामूहिक कृषि सफल प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब सामूहिक रूप से कृषि फसल उगाई जाए, इसका प्रयास किया जा रहा है। ये किसमें, तराई प्रदेशों में। ठीक है, चलिए आगे आप लिखेंगे बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश में आप हेडिंग डालेंगे और इसमें आप लिखेंगे कि यह प्राचीन कॉप से निर्मित अपेक्षीकृत उच्च भूमि है। मतलब बोल रहे हैं यह प्राचीन कॉप से निर्मित है। कॉप मीन्स मिट्टी, पुरानी मिट्टियों से निर्मित है। और यह क्या है, अपेक्षाकृत उच्च भूमि है। ये काफ़ी ज़्यादा ऊंची भूमि पाई जाती है, जहां सामान्यतया वर्षा काल में बाढ़ का जल पहुंच नहीं पाता है। मतलब बोल रहे हैं जहां पे सामान्यतया वर्षा काल जब बारिश भी होती है, अच्छी खासी बारिश हो जाती है, तो जो बाढ़ का जल होता है वो भी ठीक से वहां पर नहीं पहुंच पाता है। आगे लिखते हैं यहाँ जल तल अधिक गहराई पर मिलता है। यहाँ पर बोलते हैं जो जल तल है, मतलब अगर आप बोरिंग करवाना चाहते हैं, अगर आप नल के लिए बोरिंग करवाना चाहते हैं, तो आपको वो जो जल तल है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, गहराई में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे जल मिलेगा। यहाँ चूना युक्त कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर क्या होती है, चूना युक्त, मतलब चूना के साथ जो है कंकरीली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें आर्द्रता कम होती है। आर्द्रता क्या होती है, कम होती है। मीन्स उसमें आप कह सकते हैं, अरे जो पानी की मात्रा आप कह सकते हैं, नमी आप कह सकते हैं, नमी क्या होती है, कम होती है। पंजाब व उत्तर प्रदेश में बांगर भूमि का अधिक विस्तार पाया जाता है। कहाँ पर, पंजाब के क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आपको बांगर भूमि का विस्तार जो है सर्वाधिक या अत्यधिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको जो है बांगर क्षेत्र के बारे में, बांगर प्रदेश के बारे में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा है खादर प्रदेश के बारे में। क्या पूछ रहा है, खादर प्रदेश के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें आप लिखेंगे ये नवीन कॉप से निर्मित निचले मैदानी भाग हैं। क्या है ये, नवीन कॉप मतलब नई मिट्टियों से निर्मित क्या है, निचली मैदानी भाग, नीचे वाले अभी आपने जो देखा वो क्या था, ऊपर ऊपर था। ठीक है, बांगर क्या था, ऊपर था। अब ये बोल रहे हैं जो खादर है क्या, निचले मैदान है, जो वर्षा काल में बाढ़ ग्रस्त हो जाते हैं। जब कहते हैं बारिश होती है, ठीक ठाक बारिश हो जाती है, तो इसमें क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण इसमें सारी चीज़ें डूब जाती हैं। इसमें बताते हैं नए कछारी भाग, जो निचले मैदान हैं, मतलब बोले नए कछारी भाग जिसको हम निचला मैदान कहते हैं, और जहां बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परतें जमा कर देता है। मतलब बोल रहे हैं जहां पर क्या होता है, बाढ़ का जल जो है ये प्रत्येक वर्ष पहुंचता है, हर साल पहुंचता है, और जो पुरानी मिट्टियां होती हैं वो बह जाती हैं। वहां पर नई मिट्टियां क्या होती हैं, परतें अपना जमा लेती हैं। चूंकि जो पानी बह करके आता है वो अपनी साथ मिट्टियों को लेकर के भी आता है। अब बाढ़ आया, समझ लीजिए बाढ़ आई, उसमें खूब मिट्टियां थी, वो पानी वहां पर जाके रुक गया। अब धीरे धीरे पानी सूख रहा है, पानी बह तो रहा ही है, वो क्या हो रहा है, सूख रहा है, तो उसके साथ जो मिट्टी थी वो क्या होती जाएगी, वहीं पर धीरे धीरे बैठती हुई चली जाएगी। तो वहां पर नई मिट्टियों की क्या होती है, परत जम जाती है। बोलते हैं खादर के नाम से पुकारते हैं। और ऐसी जमीन को, ऐसी भूमि को हम क्या बोलते हैं, खादर के नाम से पुकारते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिमी बंगाल में खादर की अधिकता है। मतलब बोल रहे हैं जो आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहां पर आपको जो है खादर की अधिकता देखने को मिलेगी, बिहार में, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी आपको खादर की अधिकता देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके 12 क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। आई होप ये आपके 12 के 12 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो मिला करके। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।